हेलो लर्नर्स, मेरा नाम प्रिंस राठी है और आज हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे उन सभी डिसिप्लिन्स का जो हम इस यूट्यूब चैनल पर समझने वाले हैं। और पहला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ अर्थ, यानी अपनी पृथ्वी को समझना। उसमें जो भी लैंड फॉर्म्स हैं और अलग अलग जो फिनोमिनाज हो रहे हैं उन सभी को समझना ज्योग्राफी डिसिप्लिन के अंदर आता है। और अर्थ के अंदर ह्यूमंस हैं, उनकी भी स्टडी ज्योग्राफी के अंदर की जाती है। ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर किया, उससे इंडस्ट्रीज़ का जन्म हुआ। एग्रीकल्चर की वजह से इंडस्ट्रीज़ की सक्सेस ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड करती है। ह्यूमंस ने भी तैयार किया डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, जैसे रेल्स हैं, रोडवेज़ हैं। इन सभी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। और ज्योग्राफी के अंदर और भी ब्रांचेज हैं जिनकी स्टडी ज्योग्राफी के डिसिप्लिन के अंदर की जाती है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स है, यानी हमारे नेचर में जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं उनकी स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर की जाती है। उनके इवोल्यूशन की स्टडी, जैसे लैंड फॉर्म्स से का मतलब है जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, जो प्लेन एरिया होते हैं वो, और वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स, ग्लेसी डेजर्ट्स और ग्लेशियर्स। इन सभी की स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर की जाती है, जो कि ज्योग्राफी की ब्रांच है। और इसकी एक और ब्रांच है, वो है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर क्लाइमेटिक पैटर्न्स की स्टडी की जाती है। जो भी अलग अलग क्षेत्रों में जो क्लाइमेट है उनकी स्टडी, उनके पीछे जो फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर की जाती है। और इसके अंदर कुछ नेचुरल फिनोमिनाज की भी स्टडी की जाती है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स। और फिनोमिनाज थंडरस्टॉर्म्स, रेनफॉल, टोर्नेडोज। इन सभी की स्टडी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर की जाती है। ओके। ज्योग्राफी की एक और ब्रांच है ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी के अंदर हम ओशियन फ्लोर की स्टडी करते हैं। ओशियन फ्लोर पहले लगता था 19th सेंचुरी तक लगता था कि ओशियन फ्लोर फ्लैट है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी स्टडी करने के बाद पता चला कि वहाँ पर खाई भी है, वहाँ पर माउंटेन्स भी हैं जिन्हें हम रिजीज कहते हैं वहाँ। उन सभी लैंडफॉर्म्स की स्टडी को हम ओशिनोग्राफी के अंदर करते हैं। और एक और ब्रांच है जियोग्राफी की, जो है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। इसके अंदर हम इन्वायरमेंट प्लस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इंटरेक्शन
की स्टडी करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ह्यूमंस डिफोरेस्टेशन करते हैं, उसका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इन्वायरमेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कैसे फिर इम्पैक्ट करता है। जैसे ह्यूमंस ने डिफोरेस्टेशन किया, इन्वायरमेंट कैसे इसे अब इम्पैक्ट करेगा, ह्यूमंस को कैसे इम्पैक्ट करता है। जैसे देखो, सॉइल इरोजन होगा क्योंकि डिफोरेस्टेशन से लूज सॉइल होगी, और लूज सॉइल से जब रेन होगी वहाँ पर तो सॉइल इरोजन इंक्रीज कर जाएगा। सॉइल इरोजन अब इरोड होके सॉइल कहाँ जाएगी, वो रिवर के अंदर जाएगी, वो रिवर के अंदर जाएगी तो उससे फ्लड आएंगे और इंक्रीज इन फ्लड की सिचुएशन होगी, और ये क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होगा। ये इस सब की स्टडी हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। और उसके बाद इस ज्योग्राफी की एक और ब्रांच है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी तक वो सभी ब्रांचेस थी जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आती हैं, और अब हम देखेंगे जो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी ह्यूमंस की स्टडी, ह्यूमंस को एक सेंटर में लेके स्टडी की जाती है इसमें। जैसे माइग्रेशन पैटर्न्स, जो ह्यूमंस हैं वो माइग्रेशन क्यों करते हैं, इनके पीछे जो फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर की जाती है। और डेंसिटी पैटर्न्स और पॉपुलेशन डेंसिटी की स्टडी भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर की जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब किसी एरिया में ज़्यादा डेंसिटी है लोगों की, किसी एरिया में स्पार्स डेंसिटी है, यानी दूर दूर लोग रहते हैं, कोई ज़्यादा डेंसिटी नहीं है। ये हमें अक्सर डेजर्ट्स में देखने को मिलती है ये सिचुएशन, डेजर्ट्स एरिया में। और ये सिचुएशन हमें वहाँ देखने को मिलती है जहाँ अबंडेंट रेनफॉल होती हो, पानी की अबंडेंस हो, यानी पानी अच्छी मात्रा में हो और सोइल भी अच्छी हो, फर्टाइल हो, वहाँ पर ये सिचुएशन पैदा होती है। ये हम देख सकते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में। इंडिया का ही एग्जांपल देखें तो गंगा प्लेन्स, वहाँ पर डेंसिटी हमें अच्छी खासी डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। इस सभी की स्टडी पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर की जाती है। ज्योग्राफी की एक और ब्रांच है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर स्टडी की जाती है कैसे क्या महत्व है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, यानी जो युद्ध हो रहे हैं उनमें ज्योग्राफी का क्या महत्व है, इसकी स्टडी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर की जाती है। और इसकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर जो बाउंड्रीज होती हैं उनकी स्टडी की जाती है, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं उनकी स्टडी की जाती है। बाउंड्रीज दो तरह की हो सकती हैं, एक तो नेचुरल बाउंड्रीज और एक आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। नेचुरल बाउंड्रीज के अंदर आती हैं माउंटेन्स, रिवर्स। ये फिजिकल फीचर्स हैं जो डिसाइड करते हैं बाउंड्रीज, एक इंटरनेशनल बाउंड्रीज एक कंट्री की। और आर्टिफिशियल बाउंड्री के अंदर ह्यूमंस ने जो तार बांध करके बाउंड्रीज डिसाइड कर दी हैं उन सभी की स्टडी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर की जाती है। ज्योग्राफी की एक और ब्रांच है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी के अंदर सिटीज़ की स्टडी की जाती है, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की स्टडी की जाती है, पहलों की, उनके इम्पोर्टेंस की, बिग सिटीज़ स्मॉल सिटीज़ उनके इम्पोर्टेंस की स्टडी की जाती है। वो सभी अर्बन ज्योग्राफी के अंदर आती हैं, इनकी इम्पोर्टेंस और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन सभी स्टडी अर्बन ज्योग्राफी के अंदर की जाती है। ज्योग्राफी की एक और ब्रांच है इकोनॉमिक ज्योग्राफी।
इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर उन सभी फैक्टर्स की स्टडी की जाती है जो इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो, जैसे वाटर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, मार्केट हो गई, सभी फैक्टर्स की स्टडी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर की जाती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर रिसोर्सेज की स्टडी की जाती है, उनकी लोकेशन की स्टडी की जाती है, और एग्रीकल्चर की भी इसमें स्टडी की जाती है। जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं एग्रीकल्चर से, उन सभी की स्टडी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर की जाती है। ये हमने ज्योग्राफी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस भी देखी ज्योग्राफी की। और अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। इकोनॉमिक्स बेसिकली मनी के इर्द गिर्द घूमता है इसका डिसिप्लिन, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी पावर के। इस इकोनॉमिक्स की पहली ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी बेसिकली इंडिविजुअल बेसिस पे की जाती है, जैसे कंज्यूमर्स के बिहेवियर की, फर्म्स यानी कंपनीज जो प्रोडक्शन करती हैं गुड्स का, कंज्यूमर्स का पैटर्न फर्म्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। जैसे कंज्यूमर्स अगर कॉफ़ी का कंजम्पशन ज़्यादा करने लग जाए तो फर्म्स उन्हीं का प्रोडक्शन ज़्यादा करती है। वो उनके चॉइसेस को देखती है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उन्हें क्या पसंद आ रहा है। फर्म्स उन्हें नोटिस करती है और उन्हीं के अनुसार प्रोडक्ट्स बनाती है। और अब हमने एक एग्जांपल भी देखा था रिसेंटली, एक कंपनी जो यूरोप में तो शुगर फ्री फूड्स बेच रही है, लेकिन इंडिया में वो शुगरी फूड्स बेच रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया की चॉइसेस ऐसी बन गई हैं कि उन्हें शुगरी फूड्स ज़्यादा पसंद है और वो अपने बच्चों के लिए शुगरी फूड्स लाना पसंद करते हैं और उन्हें वही खिलाते हैं। उनके टेस्ट को ख़राब कर देते हैं और वो आगे जाकर अपनी एडल्ट एज में भी उन्हीं फूड्स को चूज़ करते हैं खाने के लिए। ये इस सब की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। इकोनॉमिक्स की अगली ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक उन फैक्टर्स की स्टडी की जाती है जिनसे पता चले कि एक कंट्री ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही है या नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही है। जैसे जीडीपी एक अच्छा ग्रोथ इंडिकेटर है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है कंट्री में या डिक्रीज कर रहा है। ये हमने कोविड के समय देखा था। और दूसरा इंडिकेटर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और एक और फैक्टर है इन्फ्लेशन, महंगाई। ये सभी फैक्टर्स की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। ग्रोथ को समझने के लिए कंट्री ग्रोथ कर रही है या फिर पॉजिटिव ग्रोथ कर रही है या नेगेटिव। इसके बाद आती है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। इसके अंदर उन पॉलिसीज़ की स्टडी की जाती है जिनसे एक कंट्रीज़ की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। जिन कंट्रीज़ ने कुछ पॉलिसीज़ अपनाई उन्हें वो कैसे पॉजिटिवली अफेक्ट किया उन्हें। जैसे एजुकेशन का क्या रोल है। एजुकेशन जिन देशों में अच्छी है वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी मिलती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिकली इकोनॉमिक्स का ये याद आ रहा है कि कैसे लोगों की ज़िंदगी को और अच्छा किया जाए। और इसकी एक और ब्रांच है लेबर इकोनॉमिक्स। इसमें डायनामिक्स ऑफ लेबर की स्टडी की जाती है। जैसे
इमिग्रेंट्स हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, वो कैसे वहाँ की लेबर को इम्पैक्ट करते हैं, उनके वेजेस को, उनकी सैलरीज़ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, उन सभी की स्टडी लेबर इकोनॉमिक्स में की जाती है। कैसे इमिग्रेशन इम्पैक्ट करता है लेबर को, उन सभी की स्टडी लेबर इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। इकोनॉमिक्स की एक और ब्रांच है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। इसके अंदर स्टडी की जाती है कैसे एक जो डिसीजन मेकिंग है एक इंसान की, वो कैसे बेटर की जाए। इसका एक एग्जांपल लेकर हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसकी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को। इसके अंदर एक मिनट उससे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अपनाई जाती हैं। जिनसे जो व्यक्ति है वो बेटर डिसीजन ले पाए। वो कैसे बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को किया जाए। एग्जाम्पल रिटायरमेंट फंड्स। जो रिटायरमेंट एक स्टडी की गई जिसके अंदर पाया गया कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ता था रिटायरमेंट फंड्स को लेने के लिए, एक रिटायरमेंट होने के बाद जो फंड्स मिलते हैं। ऐसा देखा गया कि लोग इसमें ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं थे, क्योंकि उस एक बिहेवियर देखने को मिलता हमें इंसानों के अंदर प्रोकास्टिनेशन का। लोग हर चीज़ को टालते रहते हैं। वैसे ही इसके बेनिफिट्स तो बहुत हैं रिटायरमेंट फंड्स के, लेकिन इस प्रोकास्टिनेशन की वजह से लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, वो एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एक साइकोलॉजी की ट्रिक्स को अपनाया गया। जैसे उन्हें रिटायरमेंट फंड्स को आउट करने के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, यानी उन्हें रिटायरमेंट फंड्स नहीं चाहिए उसके लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, और वरना वो एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी उनकी। और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला। इसलिए इन सभी की स्टडी जो एक बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम आती है, उनकी स्टडी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। इसकी एक और ब्रांच है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर गुड्स का, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उन गुड्स का कंजप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, किन कंट्रीज़ में हो रहा है, उसकी स्टडी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में की जाती है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का। इन सभी ब्रांचेज को हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। और अगला डिसिप्लिन है साइकोलॉजी। इसकी भी और डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसके अंदर स्टडी की जाती है माइंड की, इंडिविजुअल पर्सन की, उसके परसेप्शंस की, मेंटल प्रोसेसेस की, और थिंकिंग की भी। एक आदमी का कैसे दिमाग काम करता है और वो किन चीज़ों को प्रायोरिटी देता है, प्रेफरेंस देता है, उन सभी की स्टडी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर की जाती है। उसके बिहेवियर को, यानी साइकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो एक ऑब्जर्व करता है। ये डिसिप्लिन बिहेवियर को ऑब्जर्व करना किसी इंसान के, उसे साइकोलॉजी कहते हैं।
और हम अपने हर दिन किसी न किसी व्यक्ति के बिहेवियर की स्टडी करते हैं और हमें पता होता है कि कौन किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। इन सभी की स्टडी साइकोलॉजी के अंदर की जाती है, इन बिहेवियर्स की स्टडी। और इसके अंदर एक कन्फर्मेशन बायस का भी एक एग्जाम्पल है, एक कंसेप्ट है कन्फर्मेशन बायस का। इसमें जैसे किसी व्यक्ति को का बिलीफ है कि जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, वो हमेशा जब भी किसी को देखेगा, किसी अच्छे राइट हैंडेड आर्टिस्ट को देखेगा तो वो उसे जल्दी ही भूल जाएगा, वो उसे याद नहीं रखेगा, क्योंकि वो उस बायस के खिलाफ था, इसलिए वो उसे जल्दी भूल जाता है। और वो इसे कन्फर्म करता रहता बार बार अपने इस बिलीफ को। वो अलग अलग व्यक्तियों को देखेगा, वो जब भी लेफ्ट हैंडेड को देखेगा वो उसे याद रखेगा कि हाँ, अच्छे जो आर्टिस्ट होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड ही होते हैं। वो इसके बिलीफ को लगातार कंफर्म करता रहेगा और उस बायस को, उस बिलीफ को दृढ़ करने का काम करता है। उसे हम कंफर्मेशन बायस कहते हैं। साइकोलॉजी की एक और ब्रांच है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आती है कैसे एक व्यक्ति का प्रायोरिटी चेंज होती है, कैसे उसकी थिंकिंग, मेंटल प्रोसेसेस चेंज होती रहती है उसके थ्रू आउट द लाइफ स्पैन में। उन सभी की स्टडी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर की जाती है। कैसे एक व्यक्ति सीखता है, हाउ वी लर्न, इसकी भी स्टडी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर की जाती है। इसका एक कंसेप्ट होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट का, इसे भी हम बाद में देखेंगे। साइकोलॉजी की एक और ब्रांच है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। इस ब्रांच के अंदर उन जिस प्रिंसिपल्स की स्टडी की जाती है जिनसे एक ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा हो सके। जैसे रेस्टोरेंट्स में हम देखते हैं उनके बोलने का तरीका, उनका कस्टमर से बिहेवियर करने का तरीका, वो उन सभी ट्रिक्स को भी अपनाते हैं। उन सभी की स्टडी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर की जाती है। और इसकी एक और ब्रांच है हेल्थ साइकोलॉजी। इसके अंदर स्टडी की जाती है कि कैसे मेंटल इलनेस हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। जैसे स्ट्रेस कैसे हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, इसकी स्टडी हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर की जाती है। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी होती है जिसके अंदर स्टडी की जाती है कैसे एक व्यक्ति के जो एंथुजियाज्म है या उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे उसका बेस्ट निकाला जाए, उसकी स्टडी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर की जाती है। साइकोलॉजी की एक और ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी। इसके अंदर स्टडी की जाती है कैसे एक इंसान का बिहेवियर चेंज होता है जब वो एक सोशल इन्वायरमेंट में होता है, कैसे सोशल इन्वायरमेंट एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। इसमें एक कंसेप्ट आता है बायस्टैंडर इफेक्ट। जब इंडिविजुअल अकेला होता है तो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होती है, लेकिन जब वो ग्रुप में होता है यानी एक सोशल इन्वायरमेंट में होता है, एक भीड़ में होता है, भीड़ का हिस्सा होता है, तब उसके अंदर से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलती।
रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइवर्ट हो जाती है। ये हम एक एग्जांपल से देखेंगे। उसके अंदर एक फियर ऑफ जजमेंट भी आ जाता है, जो उसके बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, उसके डिसीजंस को भी इम्पैक्ट करते हैं। फियर ऑफ जजमेंट ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं? जैसे मान लो कि कहीं कोई क्राइम हो रहा है और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई, उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों लूँ। जैसे कई इंसान इकट्ठा हैं तो उनमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि इसे बचाने का कार्य ये क्यों ना करे, मैं ही क्यों करूँ। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का डाइवर्जेंस है, यानी कोई भी अब अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझ रहा है उसे बचाने के लिए। उसमें एक फियर ऑफ जजमेंट भी आ जाता है, यानी कहीं मैं कोई गलत काम ना कर दूँ उन्हें बचा करके, या कोई गलत काम ना कर दूँ वहाँ जाकर, वो अपने आप को जज करे, ये मुझे जज करेंगे, इसका फियर आ जाता है उसके अंदर। इसे हम बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था साइकोलॉजी का, और अब हम अगला डिसिप्लिन देखते हैं। और अब हमारा अगला डिसिप्लिन है फिलोसफी। इसकी भी अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे मेटाफिजिक्स, ये बात करते हैं कि नंबर्स हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ वो दिमाग में ही एग्जिस्टेंस उनका, बाहर कोई नेचर में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये मैथमेटिक्स की बुनियाद ही लाते हैं, और इनमें स्टडी की जाती है क्या अपीयरेंस और रियलिटी में अंतर है, क्या कोई चीज़ जैसे दिखती है वो हकीकत में वही है। यानी कि एक कहावत भी है, कहा जाता है कि जैसी चीज़ जैसी वो दिखाई देती है हकीकत में वो वैसी नहीं होती। जो जैसा दिखता है हकीकत में वो वैसा नहीं होता। इसके अंदर एक और डिबेट चलती है, मटेरियलिज्म और ड्यूअलिज्म की। कुछ फिलोसफर्स का मानना है कि दो तरह की चीज़ें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल। और मटेरियलिज्म में जो फिलोसफर्स हैं वे मानते हैं कि सिर्फ मटेरियल है, यानी जो फिजिकल थिंग्स हैं जो दिखाई देती हैं सिर्फ वही एग्जिस्ट करती हैं, बाकी और कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जो ड्यूअलिज्म वाले हैं ये मटेरियल थिंग्स को भी और नॉन मटेरियल थिंग्स को भी मानते हैं। मटेरियल थिंग्स और जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं वो है माइंड और सोल, इनके एग्जिस्टेंस को भी मानते हैं। इन सभी की स्टडी मेटाफिजिक्स में की जाती है। फिलोसफी की एक और ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी। इसके अंदर नॉलेज और बिलीफ की स्टडी की जाती है। एपिस्टेमोलॉजी के अंदर भी एक डिबेट चलती है एम्पिरिसिज्म की और रैशनलिज्म की। एम्पिरिसिज्म का मतलब है कि जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से आती है। इनका मानना है कि जो भी नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से आती है। रैशनलिज्म जो रैशनलिज्म में विश्वास करते हैं उनका मानना है कि रीजन्स अच्छे होने चाहिए, यानी तर्क जो होंगे अगर वो अच्छे हैं, वो नॉलेज अगर तुम तर्क अच्छे दे पाते हो, किसी चीज़ के पीछे का कारण बता पाते हो, उसके पीछे तर्क दे पाते हो, तो वो ही एक नॉलेज का बेसिस है, प्राइमरी सोर्स है नॉलेज का। और इसी की एक और ब्रांच है एथिक्स। एथिक्स में स्टडी की जाती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, व्हाट इज़ गुड और बैड। और इसके अंदर एक और स्टडी की जाती है कि क्या सबसे अच्छा होगा
एक बेस्ट वे ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। इसमें जो इंडिया के फिलोसफर्स हैं वे मध्यम मार्ग को चुनने का तरीका सबसे अच्छा जीवन बताते हैं कि सबसे अच्छा जीवन वही रहेगा जो मध्य मार्ग को चुना जाए। ये सभी फिलोसफी के ब्रांचेज हैं। फिलोसफी की ही एक और ब्रांच है एस्थेटिक्स। इस एस्थेटिक्स टर्म ब्यूटी से रिलेटेड है और माना जाता है इसके अंदर भी एक डिबेट चलती है कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर और ब्यूटी इज़ यूनिवर्सल, यानी कि जो ब्यूटी है वो देखने वाले की नज़र में होती है, ना कि यूनिवर्सल है। अब हाँ, अगर यूनिवर्सल है तो उन्हें कौन सी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल बनाती हैं ब्यूटी को, इसकी स्टडी एस्थेटिक्स के अंदर की जाती है। और फिलोसफी की एक और ब्रांच है पॉलिटिकल फिलोसफी। इसके अंदर जस्टिस, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और कम्युनिटी, इन सभी टॉपिक्स पर बात की जाती है कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है या इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी की स्टडी जस्टिस से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड, इन सभी की स्टडी पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर की जाती है। और ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इनकी फिलोसफी की ब्रांचेज का। और अब हमारा अगला डिसिप्लिन है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स है, उनके ओरिजिन की, उनके नेचर की स्टडी। ह्यूमन स्टडी इसे भी एंथ्रोपोलॉजी को भी अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड किया गया, जैसे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम अलग अलग ट्राइब्स की स्टडी करते हैं, जैसे मसाई ट्राइब, एस्किमोज ट्राइब, बुशमैन ट्राइब, पिग्मीज ट्राइब। इन सभी ट्राइब्स के रिचुअल्स की, कल्चर्स की स्टडी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर की जाती है। इसकी अगली ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी की लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर लैंग्वेज की स्टडी की जाती है, वो कैसे सोशल लाइफ में काम आती है, उस क्या क्या इम्पैक्ट डालती है, और कैसे एक लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ है ओवर टाइम, समय के साथ कैसे एक लैंग्वेज चेंज होती गई है, उसकी स्टडी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर की जाती है। और अगला है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसी की ब्रांच। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्केलेटन स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है, कैसे वे ओवर टाइम चेंजेस हुए आए हैं एक स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस की में। जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन है, हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है ह्यूमंस का, उनकी स्टडी की जाती है, कैसे उसमें ओवर टाइम चेंजेस आए हैं समय के साथ। और अगला है आर्कियोलॉजी। इसी की ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी की आर्कियोलॉजी, जिसके अंदर उन सभी चीज़ों को इसमें एंशिएंट लाइफ को समझने की कोशिश की जाती है। पुराने सामान को देखकर, पुराने औजारों को देखकर, उनके वेपन्स को देखकर, उन सभी को देखकर उनकी स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि एंशिएंट लाइफ कैसी थी। वो सभी आर्कियोलॉजी ब्रांच के अंदर की जाती है। और अब हमारा अगला डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में स्टडी की जाती है ह्यूमंस की सोशल लाइफ की, उसकी सोशल लाइफ की स्टडी, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सोशल चेंज, उनके कंसिक्वेंसेस यानी उनके परिणाम क्या निकल के आ रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसकी स्टडी सोशियोलॉजी कहते हैं। इसे भी अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है, जैसे सोशल थ्योरी। इसमें सोशियोलॉजी रिलेटेड थ्योरीज दी गई हैं। इसमें एक प्रसिद्ध नाम है
कार्ल मार्क्स का, जिसने सोसाइटी को 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया था, पुअर एंड रिच। इसने एक रिवॉल्यूशनरी थ्योरी दी थी कि वो जो पुअर सोसाइटी होगी वो रिवॉल्यूशन कर देगी रिच के खिलाफ, जो कि अंत में वो उनको उखाड़ के फेंक देंगे और एक स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी अंत में। इसने ये प्रिडिक्शन किया था। और इसकी अगली ब्रांच है फैमिली सोशियोलॉजी। फैमिली सोशियोलॉजी में स्टडी की जाती है कि फैमिली स्ट्रक्चर्स की। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब वो डिवाइड होते जा रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ में। ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें सोसाइटी में, और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर, इनकी स्टडी फैमिली सोशियोलॉजी है। कैसे अब डाइवोर्स रेट्स में चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चेंजेस इन मैरिजेस देखने को मिल रहे हैं, इन सभी की स्टडी फैमिली सोशियोलॉजी में की जाती है। इसकी एक और ब्रांच है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। इसमें रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है, रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। कैसे पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं, इसकी स्टडी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में की जाती है। इसकी और भी ब्रांचेज हैं, जैसे अर्बन सोशियोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी। इनमें जो अर्बन एरिया है उसमें सोशल लाइफ की स्टडी की जाती है, उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, कैसे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, उनकी स्टडी अर्बन सोशियोलॉजी में की जाती है। रूरल सोशियोलॉजी में जो गांव में जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है, उनकी स्टडी रूरल सोशियोलॉजी में की जाती है। वहाँ की जो सोशल लाइफ है वो बिल्कुल ही अलग होती है अर्बन लाइफ से। इस सभी की स्टडी इन दोनों के अंदर की जाती है, रूरल की रूरल सोशियोलॉजी में और अर्बन एरिया की जो शहर होता है उसकी स्टडी अर्बन सोशियोलॉजी में। इसकी एक और ब्रांच है जेंडर सोशियोलॉजी। जेंडर सोशियोलॉजी में उन सभी चीज़ों की स्टडी की जाती है, जैसे जेंडर 2 हैं, मेल और फीमेल, और अब ट्रांसजेंडर उन्हें भी मान्यता मिलने लगी है कई देशों में। उनके डिफरेंसेस की, जैसे सोशल लाइफ में उनका जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, उनकी स्टडी, जैसे वेजेस का कम या ज़्यादा मिलना, उन सभी की स्टडी जेंडर सोशियोलॉजी में की जाती है। और इसमें एक और ब्रांच आती है क्रिमिनोलॉजी की। क्रिमिनोलॉजी में उनसे क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी की जाती है। क्या क्या ऐसे ट्रेट्स देखे जाते हैं क्रिमिनल्स में जो कॉमन होते हैं। जैसे पाया गया है कि जो ग्रीड होती है, ग्रीडी नेचर मिलता है उनमें एरोगेंस का भी एक ट्रेट मिलता है, यानी घमंडी भी पाए जाते हैं। और इनमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी भी स्टडी की जाती है। क्राइम्स में एक जो क्रिमिनल है उनके पीछे के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं उनकी स्टडी क्रिमिनोलॉजी के अंदर की जाती है। और अब हमारा अगला डिसिप्लिन है फिजिक्स। फिजिक्स नेचुरल फिनोमिनाज को समझने का डिसिप्लिन है, उनकी साइंटिफिक स्टडी है। इसकी पहली ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें न्यूटन के प्रिंसिपल्स की स्टडी की जाती है। इसकी दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी की जाती है। और इसकी एक और ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स।
इसमें बिहेवियर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्टडी की जाती है, वे कैसे बिहेव करते हैं। उनके बिहेवियर की स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आती है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के अंदर जो और फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो क्वार्क्स हैं, उनकी स्टडी, और फोटोन, इन सभी पार्टिकल्स की स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आती है। और अब हमारे पास एक और ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर बिहेवियर, लाइट के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। और एक और ब्रांच हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, जो तक हमें पता चले और जिनकी खोज की गई है, उन सभी प्रिंसिपल्स को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर दें। जैसे मून, अर्थ, सन, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, इन सब पर अप्लाई करते हैं तो उसका नाम उसे हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। इन सभी डिसिप्लिन को समझने के बाद हम समझ पाएंगे कि जो हमारे अर्थ पर इवेंट्स हो रहे हैं और जो यूनिवर्स में इवेंट्स हो रहे हैं उनके पीछे क्या कारण है। और हम इस ब्यूटीफुल जर्नी की शुरुआत अगली वीडियो से करेंगे। थैंक यू।